नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। तो आज का दिन भारी हैपनिंग वाला रहा सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिहाज से। संभवतः अभी कुछ देर रात तक और रहेगा जब तक पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बंगले का डिनर खत्म नहीं हो जाता। खैर, सबसे पहले यूथ कांग्रेस के आंदोलन की बात। राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास की अगुवाई में कांग्रेस ने विधानसभा घेराव का कार्यक्रम घोषित किया था। तय था पुलिस एक सीमा से आगे नहीं आने देती तो वाटर कैनन का प्रयोग हुआ और बड़े आंदोलन की जैसी तस्वीरें अक्सर बनती हैं वैसी बन गई। रजिस्टर जहां होना था ये विरोध दर्ज हो गया वहां। दूसरी हैपनिंग मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के उत्तर प्रदेश दौरे की थी। वो सपा के वोट बैंक यानी वो यादव वोटर्स पर सेंध लगाने गए थे। कार्यक्रम अधिक से अधिक लोगों को बीजेपी के पक्ष में लाने के लिए किया गया था। डॉक्टर यादव ऐसा ही एक दौरा बिहार का भी कर चुके हैं, वहां हालांकि पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। बहरहाल तीसरी हैपनिंग विधानसभा की, वहां सर्वसम्मति से 1,19,000 करोड़ का लेखानुदान पारित हो गया। सदन के बिजनेस को हमने आज की चर्चा में इसलिए रखा क्योंकि एक शब्द इसमें काबिले गौर है, सर्वसम्मति। बाहर कांग्रेसी कार्यकर्ता वाटर कैनन से जूझ रहे हों, लगभग उसी वक्त सदन में किसी भी मसले पर सर्वसम्मति बन रही हो तो यह उल्लेखनीय है। चौथी हैपनिंग जो इस वक्त भी चल रही है, जब कमलनाथ ने अपने बंगले में कांग्रेस के विधायकों को डिनर पर आमंत्रित किया। तो आज बात करेंगे इन्हीं मसलों को और इन्हीं के आलोक में समझेंगे कि सब कुछ जो भी हो रहा है चुनाव के लिए हो रहा है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा चुनाव। इस बात की भी चर्चा करेंगे कि जब भी कोई नया प्रदेश अध्यक्ष बनता है तो रस्मन एक आंदोलन सत्र के वक्त क्यों होता है। जब अरुण यादव बने थे, आपको याद होगा, तब भी ऐसा आंदोलन हुआ था, तब भी वाटर कैनन चले। कमलनाथ बने तब भी हुआ, तब भी वाटर कैनन चले। जीतू पटवारी के बनने के बाद भी हुआ। इसका फायदा मिलता है या नहीं, बात जाहिरा तौर पर दूसरे राज्यों के यादव वोट बैंक पर सेंध लगाने की मुख्यमंत्री की कोशिश की भी करेंगे। कमलनाथ के डिनर के मायने भी समझेंगे। बहुतेरे सवाल जिन्हें लेकर एक खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। विपक्ष यदि है तो वो नजर भी आना चाहिए, इस सीमा तक नजर आना चाहिए कि दूर से दिखे, सरकार को भी दिखे और जनता को भी दिखे। विपक्ष सदन में जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाता है उससे बड़ा ध्यानाकर्षण है सड़क का। आज कांग्रेस ने विधानसभा सत्र के दौरान यही किया। विधानसभा घेराव को निकली यूथ कांग्रेस की टीम को मूल कांग्रेस का भी समर्थन मिला। जाहिर है कि विधानसभा घेराव की अनुमति मिल तो नहीं सकती, रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल भी पुलिस ने किया। अब मुकम्मल हुआ विरोध। विपक्ष की ये तस्वीरें प्रदेश में पहुंच जाएंगी इस बात की तस्दीक करने के लिए कि विपक्ष लड़ रहा है आपके हक में। तो ये जुए सट्टे की सरकार का विरोध है। मध्य प्रदेश का युवा हर स्तर पे करेगा, हर बार करेगा। और इस सरकार को शर्म आनी चाहिए कि जो घोषणा पत्र आपने रामायण और गीता जैसा बताया, उसमें इस तरह की ऑनलाइन गेमिंग से जुए सट्टे में बच्चों को ऑनलाइन सोशल मीडिया पे व्यस्त करने की बात करी। उधर सत्ता पक्ष अपने दैनंदिन काम में उसी तरह लगा रहा जैसे रोज जुटा रहता है। सदन में सारा बिजनेस वैसे ही चलता रहा। बाहर भले विरोध चल रहा था, लेकिन सदन के अंदर सर्वसम्मति से 1,19,000 करोड़ का लेखानुदान पारित हो गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी अपनी खास मुहिम में जुटे रहे। ये थी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कोर वोट बैंक यानी यादव वोटर्स को अपनी पार्टी के पक्ष में लाने का। ये भी उस प्रदेश के वोटर का ध्यानाकर्षण था जो अब तक शायद उनसे दूर था। उन्होंने आजमगढ़ में कहा कि मैं अपने कार्यकर्ताओं के बीच आकर अत्यंत आनंदित हूं। बीजेपी अपने एक एक विधानसभा और लोकसभा में पार्टी का मत प्रतिशत बढ़े, बीजेपी के पक्ष में लोग जुड़े, इस नाते पूरे देश में अभियान चला रही है, इसलिए मैं यहां आया। इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे अपने श्रेणी से कार्यकर्ता अपने अपने लोकसभा के अंदर जो उनकी जवाबदारी दी गई है, लोकसभा प्रभारी, लोकसभा संयोजक, जिला अध्यक्ष या अलग अलग श्रेणी के कार्यकर्ता, और मुझे जिस प्रकार का लक्षण दिखाई दे रहा है, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि हमारा अपना उत्तर प्रदेश का भाजपा का संगठन बहुत कुशलता के साथ अपने जो उनको उत्तरदायित्व दिया है उसका निर्वहन कर रहा है। और खास हम सब देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश तो पूरे देश को लीड कर रहा है। अयोध्या के बाद जिस प्रकार का वातावरण दिखाई दे रहा है, इसलिए पूरे देश की लगभग 100 करोड़ से ज्यादा की आबादी के मतदाता सब तय कर चुके हैं कि तीसरी बार फिर मोदी सरकार। तो दिन भर कुछ ना कुछ हैपनिंग होते रहने से जनता को भी नजर आ जाता है कि सरकार भी काम कर रही है और विपक्ष भी।
हालांकि कांग्रेस की तुलना में ज्यादा नियोजित तरीके से बीजेपी काम कर रही है। उसने अलग अलग कामों के लिए अलग अलग टीम बना रखी है। लक्ष्य सभी का अभी केवल और केवल लोकसभा चुनाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो उन खास मेहमानों का मैं आपसे परिचय करा दूं जिनके साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ है अभिनव बारोलिया, कांग्रेस के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है अभिनव जी का। दूसरी मेहमान है वंदना त्रिपाठी, ये बीजेपी की विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। वंदना जी का भी बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान बेहद खास हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, रमेश शर्मा जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं अभिनव जी के साथ। तो अभिनव जी, ध्यानाकर्षण हालांकि संसदीय शब्द है, लेकिन आज जो सड़क में ध्यानाकर्षण आपकी पार्टी ने किया, ये आपको लगता है गोल अचीव कर लेगा, जो जिस गोल को ध्यान में रखे किया गया है? देखिए प्रवीण जी, आज मैं आपको बताऊं कि आज सबसे मतलब हम जो चाहते थे कि जनता के बीच में बात पहुंचे और हर परिवार, मध्य प्रदेश का हर परिवार जुए सट्टे से बचे। आप देख रहे होंगे अखबारों में लगातार बड़े बड़े फुल पेपर ऐड लगातार देख रहे होंगे, ऑनलाइन खेलो और जीतो करके लगातार उसको बढ़ावा जो मिल रहा था, हम लगातार उसका विरोध कर रहे थे। और आज सरकार ने उस पर अपनी स्टैंप लगा दी कि हाँ, इसको GST 28% क्यों? अब ये हमारा सवाल है, क्यों भाई? इसको तो आपको एप्लीकेशंस को बैन कर देना चाहिए, अखबारों में ऐड बैन कर देना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात। उसके बाद रोजगार की बात आप बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, युवाओं को भटकाने की बात कर रहे हैं। 3 लाख बच्चे, 3 लाख रिक्त पद पड़े, उनको भरने की कोई बात नहीं कर रहे हैं आप। लगातार आप देख रहे होंगे 3 से 4 राज्यों में आज इंटरनेट बंद हो गया है। किसान परेशान है। किसान जो MSP की मांग कर रहा है, वो आवाज हम लगातार उठा रहे हैं। बहुत भयावह स्थिति है आज। अभी 1 से 1.5 लाख अतिथि शिक्षक जो है हमारे, 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है सर। प्रवीण सर, 4 महीने हो गए। एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर प्रवीण जी आपके ऑफिस में किसी को तनख्वाह नहीं मिले, या शर्मा जी यहाँ बैठे किसी को 1-2 महीने नहीं मिले, तो क्या स्थिति हो जाएगी? तो सोचिए कितने बड़े मुद्दे हैं। और कई ऐसे हैं, कई ऐसी बातें हैं जिसपे हम गंभीर हैं और गंभीर होकर बात कर रहे हैं। सड़कों पर भी लड़ाई लड़ रहे हैं लगातार। जनता भी अब आगे आ रही है। तो प्रवीण जी, बस हमारा निवेदन है कि सरकार जागे, जुआ सट्टे की सरकार ना बने। एक नई कहानी आगे आ रही है। और ये मैं कांग्रेस प्रवक्ता के नाते नहीं, एक आम जनता के नाते, सभी परिवार आज जवाब ले लेते जो सुन रहे हो, जवाब लेते हैं। मोटी मोटी बात आपकी ले ली अभिनव जी, जवाब ले लेते हैं। वंदना जी ने बहुत गौर से आपको सुना और मैं उम्मीद करता हूं आप भी सुनेंगे। वंदना जी, बहुत सारे आरोप लगा रही है कांग्रेस, कह रही है कि आप लोग युवाओं के लिए कुछ नहीं कर रहे, किसानों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए इन्हें सड़क में इस तरह का आंदोलन करना पड़ रहा है। जी, सभी सम्मानित पैनलिस्टों को नमस्कार। देखिए प्रवीण जी, बड़ा ही सुखद अनुभव है ये कि पहली बार मैं शाम की डिबेट में आपके चैनल से जुड़ रही हूँ। वैसे तो मैं आफ्टरनून डिबेट्स में जुड़ती रही हूँ, तो आप सभी का अभिनंदन। देखिए, अभिनव जी की बात को मैंने बहुत गौर से सुना और एक युवा होने के नाते, क्योंकि मैं भी एक युवा नेत्री हूँ भारतीय जनता पार्टी की, तो किसी को भी अपना विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार लोकतांत्रिक देश में है। लेकिन विरोध प्रदर्शन करने का एक तरीका होता है। ये कोई तरीका नहीं होता है कि आप रोड पर उतर जाएं, कानून व्यवस्था को खराब कर दें और दंगा मचा दें। ये किसी भी प्रकार से सही नहीं है। ये मैं एक आम आदमी के तौर पर मैं भी कह रही हूँ। एक हम राजधानी में बैठे हुए हैं, वहां सदन की कार्यवाही चल रही है। अगर आपको अपनी बात रखना है तो अवश्य सदन में रखिए। किसने आपको मना किया है? विरोध का विरोध करना ये कांग्रेस पार्टी की हमेशा से आदत रही है। रही बात ये बेरोजगारी की बात करते हैं, अवश्य बेरोजगार हुए हैं। कांग्रेस के वो नेता बेरोजगार हुए हैं जो वल्लभ भवन में दलाली करते थे, वो जो लाइजनिंग का काम करते थे कांग्रेस के जमाने में, वो सारे के सारे बेरोजगार हो गए। इसीलिए बेरोजगारी का रोना रोते हैं। और इनके जो ये नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो एक अपने आप को बहुत महान आंदोलनकारी समझते हैं, मैं तो उन्हें एक बिल्कुल फर्जी आंदोलनकारी समझती हूँ। क्योंकि जब सदन की कार्यवाही चल रही है, आपके पास एक प्लेटफॉर्म है अपनी बात रखने का। उनके पास कहाँ है प्लेटफॉर्म? अभी एमएलए नहीं है ना, वो जरूरत ही नहीं है। आप अपनी बात सदन में रखिए, अपनी पार्टी के माध्यम से रखिए, विपक्ष के माध्यम से रखिए। ये कौन सी बात होती है कि आप सड़कों पे उतर जाएं? ठीक है, आपके ही नेता। ठीक है, आपकी मोटी मोटी बात ले ली वंदना जी। माफ कीजिए, तीसरे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको इन कर लेते हैं। बहुत सीनियर रमेश शर्मा जी। शर्मा साहब, मुझसे बहुत सुदीर्घ अनुभव आपका, आपने कई बार देखे, लेकिन मैं 3 आंदोलन मैंने यहाँ पे कोट किए जो मैंने देखे, और बड़े रस्मन, बड़े एक तरह के दिख रहे हैं। अब आप देखिए, जब अरुण यादव जी थे तब भी हमने ये तस्वीरें देखी थी, बने थे तब, उसके तुरंत बाद
कुछ दिन के बाद, मतलब तुरंत से आशय मेरा कुछ अवधि के बाद, कमलनाथ जी के बनने के कुछ अवधि के बाद देखा, तब भी सत्र के दौरान हुआ था, अभी जीतू जी के बनने के बाद भी सत्र के दौरान ही हम देख रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इस सड़क के ध्यानाकर्षण को विपक्ष का? अब आपने जो 3 आंदोलनों का उल्लेख किया, मैं एक चौथा आंदोलन इसमें जोड़ दीजिए सर। 77 वाली सरकार जब थी, कांग्रेस विपक्ष में थी, अर्जुन सिंह जी थे, विद्याचरण जी थे और तमाम बड़े नेता थे। वो हाथी लेकर के विधानसभा में आए थे और हाथी ने विधानसभा का गेट तोड़ दिया था। अच्छा। और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भी उसमें थे। उसमें भारी लाठी चार्ज हुआ था, उसमें कई नेता घायल हुए थे। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को भी लाठी लगी थी, विद्याचरण जी को भी लाठी लगी थी। तो अभी तो कम से कम ये वाटर कैनिन से ही काम चल गया। वो तो हाथी लेकर के भी आने का कांग्रेस का रिकॉर्ड रखा है, दरवाजा तोड़ने का भी रिकॉर्ड रखा है विधानसभा का। वो जो पुरानी विधानसभा थी उस समय वहां पर हुआ करता था। तो कुल मिलाकर के ध्यानाकर्षण करना, और ये जो इस समय जो आंदोलन है, इस आंदोलन का जनता पर तो चाहे जो प्रभाव पड़े, लेकिन इससे कार्यकर्ता, पार्टी का कार्यकर्ता सक्रिय होता है और पार्टी का कार्यकर्ता एकजुट भी होता है। इस समय कांग्रेस को जो बड़ी जरूरत है, कांग्रेस के अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना और उनको एकजुट करना। ये आंदोलन मीडिया में उनकी जगह बनाएगा, किसानों को आकर्षित करेगा। उसका प्रभाव कितना पड़ेगा ये अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आकर्षित करेगा, इसमें कोई शक नहीं। और दूसरा जो आपने उल्लेख किया, लेखानुदान जो सर्वसम्मत आज पारित हुआ, स्वाभाविक रूप से जो बजट उसमें बढ़ाए गए हैं, कम से कम 4 वर्गों के लिए जो बजट बढ़ाए गए हैं, उसमें गरीब के लिए बढ़ा है, युवा के लिए बढ़ा है, महिलाओं के कल्याण के लिए बढ़ा है, और विशेषकर पर्यटन और परिवहन की जो सेवाओं के लिए जो बजट बढ़ा है, तो निश्चित रूप से वो स्वागत के योग्य है और इसीलिए विपक्ष ने उसका स्वागत किया होगा और वो सर्वसम्मत मोटे तौर पर पारित हुआ है। तो इस समय दोनों ही पार्टियों की सारी जो कोशिश चल रही है, वो लोकसभा चुनाव के लिए कोशिश चल रही है। कांग्रेस की बराबर ये कोशिश है कि एक छिंदवाड़ा सीट उनके पास अभी है, लेकिन विधानसभा चुनाव में 162-63 सीट लेने के बावजूद भी 4-5 लोकसभा की सीट ऐसी निकली हैं जिनमें से 1-2 पर कांग्रेस अपनी संभावना तलाश कर सकती है। मुरैना की सीट है, होशंगाबाद की सीट है, जबलपुर की सीट है, राजगढ़ की सीट है। तो मुझे जो लग रहा है कि कांग्रेस इस समय अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज कर रही है, क्योंकि उनके पास अभी खोने के लिए कुछ नहीं। अगर 1 सीट भी 2 सीट भी बढ़ा लेते हैं जी, तो वो बढ़ जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। एक बार अभिनव जी को इन कर लेते हैं। सर अभिनव जी, एक बात सही है, हम जिस तरह से देख रहे हैं, और एक कल हमने इस पर डिबेट भी की थी, आए दिन, मतलब मेरा जो सर्वोत्तम संज्ञान है पत्रकारिता के अनुभव का, वो ये है कि भाई जिलाध्यक्ष तो संगठन गढ़ता है, जिलाध्यक्ष ही शिफ्ट हो जा रहे हैं आपके कई जगह से। अभी कुछ जगह आपने कार्रवाई भी करी। तो क्या जो रमेश शर्मा जी कह रहे हैं कि पूरी वजह ये है इस आंदोलन की कि भाई उन लोगों को बूस्ट कर दो जो जिनके कंधे झुक गए हैं, या जो ये चाह रहे हैं कि भाई जो दल बदल के लिए आमादा है या जाना चाह रहे हैं, उनके लिए था ये आंदोलन? भाई युवक कांग्रेस के नेतृत्व में आज आपने देखा होगा, बीबी श्रीनिवास जी, विक्रांत भूरिया जी, सभी लोग थे, और इसमें बढ़ चढ़कर खुद जीतू पटवारी जी और उमंग सिंघार जी ने हिस्सा लिया और आगे रह के किया। तो इसमें आज आपने देखा होगा कि लोग कहते थे कि कांग्रेस खत्म हो जाएगी, कांग्रेस, मैं लगातार कहता हूं ये वाली बात सर कि जीतू पटवारी जी जब अध्यक्ष बने थे तो आपने देखा होगा हुजूम सड़कों पर, और वही आज जब हुआ प्रदर्शन, वाटर कैनन नहीं, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, ये बता दूं आपको, आंखें भी जली हैं, पत्रकारों को सबको मालूम है सारी चीजें। तो ये जो है, ये उत्साह कार्यकर्ताओं में तो है ही, लेकिन जनता की आवाज जो आज किसान की, कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं मिल रही है, उनकी आवाज, युवाओं के रोजगार के लिए आवाज, महंगाई के लिए आवाज बिल्कुल अच्छे से उठाना चाहिए और एक मजबूत विपक्ष की तरह उठाना चाहिए। और एक बात, सबसे अच्छी बात कि शब्दावली का इस्तेमाल, हमेशा प्रवीण जी हमेशा बोलता हूं कि मुझे भी खराब शब्द बोलने आते हैं, लेकिन मैं कभी भी अपने शब्दों को गलत उच्चारण किसी के लिए नहीं करता हूं। मैं भी यहाँ फर्जी रबर स्टैम्प बोल सकता हूं और बहुत कुछ बोल सकता हूं, लेकिन ये जो यहाँ पे बैठ के हम अगर एक शुद्ध डिबेट कर रहे हैं तो हमें अपने शब्दों का चयन करना आना चाहिए। अगर हम 8 बजे की प्रवीण जी के साथ डिबेट कर रहे हैं और शर्मा जी जैसे वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, तो मेरा बस इतना कहना है कि जुए सट्टे की जो बढ़ावा देने की बात सरकार कर रही है उसको रोका जाए, रोजगार की बात की जाए, किसानों को एमएसपी की बात की जाए, महंगाई कम की जाए, कर्मचारियों की तनख्वाह दी जाए, बिजली के बिल कम किए जाए, सड़कों का निर्माण किया जाए। बस इतनी बातें हैं, ठीक है, किसी को कोसने से कुछ नहीं होगा। ठीक है वंदना जी, एक इसी का जो हमारे डिबेट के सेकंड सेगमेंट वाला पार्ट है उस पर भी आ जाते हैं। वो ये है कि भाई देखिए, ये भी चुनाव के लिए कर रहे हैं। शर्मा साहब ने कहा कि भाई जाहिर बात है, दोनों आप लोग एनजीओ तो हो नहीं, आप पॉलिटिकल पार्टी हो, तो दोनों चुनाव के लिए कर रहे हैं। आप भी कर रहे हो भाई, मुख्यमंत्री जो डॉक्टर मोहन यादव वो यूपी चले जा रहे हैं,
यूपी का जो वोट बैंक है समाजवादी पार्टी का, उस पर आपका फोकस है, तो वो आप भी अपने हिसाब से इनके लोग भी ले आते हो, आप शिफ्ट करा लेते हो, आपके यहाँ की जो एचआर एजेंसी है वो बिल्कुल सक्रिय है, तो ये भी आप भी अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हो, जैसे शर्मा साहब ने कहा लोकसभा चुनाव के लिए, तो ये भी कर रहे हैं, इसमें बुरा क्या है? देखिए, ये प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। कांग्रेस अब उस स्थिति में आ भी चुकी है कि उन्हें प्रयास करना भी चाहिए और बहुत घोर प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अब एक ही मात्र सीट इनके पास बची है और वो भी इन्हें अब बचानी चाहिए, क्योंकि वो भी 101% भारतीय जनता पार्टी के खाते में दर्ज होने वाली है। कारण भारतीय जनता पार्टी जो कल्याण के कार्य कर रही है, वो जो ये अभिनव जी कह रहे हैं कि इन्होंने अपने आंदोलन का सपोर्ट किया। देखिए, इस तरह के आंदोलन होना जिसमें अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को चोट पहुंचे, कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हो, इस तरह के आंदोलनों को सपोर्ट एक युवा होने के नाते ही करते हैं। मुझे बड़ा ही अजीब लग रहा है ये सुन के कि एक युवा, कितने सारे माध्यम है जिससे आप अपनी बात पेश कर सकते हैं, जिससे आप अपनी बात सरकार, बिल्कुल विपक्ष सक्रिय होना चाहिए और एक अच्छा विपक्ष जब होता है तभी सरकार अच्छे से चलती है। एक स्वच्छ विपक्ष के तौर पे आप कार्य करिए और बिल्कुल देश के और प्रदेश के कल्याण के लिए ये बहुत जरूरी है कि विपक्ष अपना काम करे। पर अगर विपक्ष इस तरह की चीजों पे उतर आएगा, अपने ही प्रदेश की कानून व्यवस्था को खराब करेगा, अपने ही प्रदेश की न्याय व्यवस्था को खराब करेगा, तो ये कहीं से कहीं तक सही नहीं है। प्रवीण जी, एक युवा होने के नाते मैं बिल्कुल पुरजोर विरोध करती हूँ। मोहन जी के प्रयास पे बोल दीजिए, वो जो यूपी, मोहन जी के यूपी बजट पे बोल दीजिए। जी देखिए, अब आप भी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के दरवाजे पर हम खड़े हैं और हम राजनीतिक दल है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस है, सबका उद्देश्य ये है कि चुनाव जीतना, और हमने तो ये तय कर लिया है कि हम इस बार 400 से अधिक सीटें जीतेंगे। ठीक तो है, आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी एक संगठित सेना के रूप में काम करती है, तो हमारे सेना के रूप में काम करती है। ठीक है, एक बार रमेश जी को इनका लेते। रमेश जी, अभी बिहार जब वो गए थे तो पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं था, वो किसी संस्था ने उन्हें बुलाया था सम्मानित करने के लिए, लेकिन जाहिर बात है कि जो टीजी था, टारगेट ग्रुप, वो वही था जिसके लिए वो सीएम हैं यहाँ पे, और जो सोचा होगा उनके बारे में पार्टी। आज जो गए थे यूपी, वो पार्टी का ही कार्यक्रम था, मोहन यादव जी का। आपको लगता है कि यादव वोट बैंक इस तरह से इनके, अगर ये फ्रिक्वेंटली आते जाते रहे तो ये शिफ्ट करा पाएंगे बीजेपी के पक्ष में? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि अगर निरंतर यात्राएं इनकी उत्तर प्रदेश, बिहार में कितना प्रभाव पड़ेगा मोहन यादव जी का, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की उन्होंने निरंतर यात्राएं की हैं तो उसका फर्क तो पड़ेगा। अब वो 1% पड़े, आधा प्रतिशत पड़े या एक वोट पर पड़े, तो निश्चित रूप से यदि ये जो गौर मैडम है, मोहन यादव हैं, ये लोग अगर मान लीजिए यात्राएं वहां पर करते हैं, क्योंकि मोहन यादव जी की रिश्तेदारी भी वहां पर है, भूपेंद्र यादव जी की रिश्तेदारी वहां पर है, कृष्णा गौर जी की रिश्तेदारी, कृष्णा गौर जी, बाबूलाल जी गौर तो उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ के ही मूल निवासी रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से इन लोगों की यात्रा का वहां पर प्रभाव पड़ेगा। एक प्रभाव जो अभी उन्होंने किया है चरण सिंह जी को भारत रत्न दे करके, और दूसरा प्रभाव ये पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से 66-67 सीट इनकी लोकसभा में 65 के आसपास है अभी, तो उनकी कोशिश होगी कि उसमें से कहीं ना कहीं वृद्धि हो और वो 70 को टच करें। उसके लिए बहुत आवश्यक है, एक कदम तो उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी का उठाया, और दूसरा अगर मोहन यादव जी की निरंतर यात्राएं हुई हैं तो करीब 3 सीट वहां पर ऐसी हैं जो यादवों के बाहुल्य वाली हैं, उनका प्रभाव तो पड़ेगा उस पर। जी, एक बार अभिनव जी को इन करते हैं, जो एक और जो हमारा एक पोर्शन है आज की डिबेट का। अभिनव जी, कमलनाथ जी के जो बंगले में डिनर चल रहा है, या हो सकता है अभी शुरू हुआ हो या नहीं, लेकिन ये खबर थी कि 8 बजे से हो जाएगा, तो ये जो डिनर चल रहा है कांग्रेस के एमएलए को बुला के डिनर देने का, इस डिनर डिप्लोमेसी के मीनिंग क्या है? माने वो अभी लीडर ऑफ अपोजिशन भी नहीं है, वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी नहीं है, तो क्या आज के आंदोलन के लिए वेल्डन बोलने के लिए बुलाया था, लेकिन पूरे एमएलए तो थे नहीं उसमें? देखिए, कमलनाथ जी हम सबके सर्वमान्य नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और अभी से नहीं, शर्मा जी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि पिछले 40 साल से वो लगातार हर साल यहाँ पर भोपाल में डिनर देते हैं, दिल्ली में देते हैं, सब जगह, और कांग्रेस के कार्यकर्ता को मोटिवेट करते हैं, कांग्रेस के विधायकों को, कांग्रेस के लीडरान को, सभी को ताकत देते हैं, संबल देते हैं। और अभी भी उन्होंने यही बात कही है, कहीं भी उन्होंने ऐसी चीजें नहीं कही है जिसको हम राजनीतिक मुद्दा बनाए। लेकिन अगर भाजपा उनको मुद्दा बनाती है, कभी कोई कहता है कि वो ऐसा हो जाएगा और वो चले जाएंगे, तो ये सब बातें देखिए बेमानी है।
ये राजनीति का एक हिस्सा है प्रवीण जी, और आप और हम तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसको जाना है वो जाएगा, किसको आना है वो आएगा। ये तो एक शुद्ध राजनीति। तो खैर अभी 10 सालों में हम बहुत कुछ देख चुके हैं कि सरकारें पलटी जाती हैं। शर्मा जी भी देख रहे हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र में सरकार गिरा दी जाती है, फिर कर्नाटक में गिरा दी जाती है, मध्य प्रदेश में गिरा दी जाती है। तो ठीक है, अभी जो सरकार चल रही है उसका जवाब पंजाब हरियाणा में चल ही रहा है, देख ही रहे हैं आप दिल्ली में क्या होगा। और तेजस्वी जी ने कल बता ही दिया किस तरीके से पूरे बिहार में। तो ये जो हिस्से हैं, अभी अखिलेश यादव हुए, तेजस्वी जी हुए, सोरेन जी हुए, जो नहीं डर रहा है वो पूरी ताकत से लड़ रहा है, और जो डर रहा है वो जा रहा है। तो सीधी सीधी बात है कि ये जो लड़ाई होगी अभी उसमें सब सामने आ जाएगा, दूध का दूध पानी हो जाएगा। बंदा जी को अब बंदा जी को इन कर लेते हैं। आपकी बात बहुत धैर्य से उन्होंने सुनी और मैं उम्मीद करूंगा कि आप भी सुनेंगे उन्हें। बंदा जी ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है, संकेतों में हवा में जो उड़ रही, मैं ब्लेम आपके ऊपर बिल्कुल कतई नहीं करूंगा, लेकिन हवा में बीते दिनों से कई बड़े बड़े नाम उड़ रहे हैं कि साहब अभी तो ये आए, अभी तो ये आए, अब ये आएंगे, अब वो आएंगे। कमलनाथ जी का भी नाम उड़ रहा है, उनके बेटे का भी नाम उड़ रहा है। तो ये जवाब जो है अभिनव जी का है कि भाई ये जो डिनर है, अव्वल तो आप इस डिनर को देखती कैसे हैं ये भी मैं समझना चाहूंगा, और दूसरा उनका कहना है कि एकजुटता दिखाने के लिए किया गया डिनर है। आप लोग कोई भ्रम नहीं पालिएगा कि कमलनाथ जी या उनके बेटे आपके यहाँ आ जाएंगे। देखिए, भारत की संस्कृति में दावतों का एक चलन हमेशा से रहा है कि सब एक साथ बैठकर खाते, पर ये बड़ा डिप्लोमेटिक सा डिनर है, क्योंकि ये जिस दिन ऑर्गेनाइज हुआ है, जब दिन में आंदोलन होता है और जब कमलनाथ जी के दल बदलने की चर्चाएं उड़ती हैं और तब ये डिनर ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो थोड़ा सा ये डिनर सबको ही खटकता है कि आखिर इस डिनर में ऐसा क्या परोसा जाने वाला है। जानने की जागरूकता और उत्सुकता मेन्यू आपकी तरफ से तो नहीं गया कहीं बीजेपी की तरफ से? अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो बिल्कुल भी नहीं दिया गया है, लेकिन कांग्रेस आपस में तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं वाला काम चल रहा है कांग्रेस में, क्योंकि कांग्रेस के आधे से ज्यादा नेता तो अब परेशान होकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं, दिन भर सदस्यता ले रहे हैं। तो ये लोग रूठी रहो और मनाता रहो नहीं, मगर ये तो ब्लेम कर रहे हैं कि ले नहीं रहे हैं आप लोग, बलात् ले लेके आ रहे हो खींच खींच के। देखिए, ये भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ सबको अपने निर्णय लेने का अधिकार है और कोई इतने वयस्क लोगों को मजबूर नहीं कर सकता कि आप अपना अपनी विचार। ठीक है, रमेश जी को इन कर लेते हैं। सर बहुत बड़ा कारण आऊंगा आप मैडम, अगर वक्त रहा जरूर आऊंगा। एक बार रमेश जी को इन करते हैं। सर आप कैसे देखते हैं, राज्यसभा की 5 सीटें हैं, और दुरुस्त करिएगा अगर मेरे आंकड़े में हो सकता है आपकी तुलना में मेरे अनुभव कम है तो कुछ चूक हो मान लिए तो बताइएगा। तो 4 तो इनके पास तय हो गई, अगर हम ये 39 सीटों के लिहाज से माने कि भाई एक वोट जो है, मतलब 39 में एक वोट, एक सीट आ सकती है, तो कांग्रेस के पास बची एक। तो ये जो भी डिनर डिप्लोमेसी है ये राज्यसभा के लिए भी हो सकती है कि भाई वो जो बची एक में से कौन जाना चाहिए, क्योंकि जो पिछले दिनों एक चिट्ठी की चर्चा है कि इन्होंने सोनिया गांधी का नाम भी प्रस्तावित किया है कि आप लड़ जाएं एमपी से तो एमपी की केयर ऑफ हो जाएंगी आप, तो बड़ा नाम हो जाएगा एमपी का भी। आपकी टिप्पणी इस पूरी डिनर और राज्यसभा चुनाव के आलोक में? देखिए, निश्चित रूप से ये मेरी दृष्टि में कमलनाथ जी का जो डिनर है वो राज्यसभा चुनाव के संदर्भ में ही है। इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस के पास 1 सीट जाएगी और भाजपा के पास 4 सीट जाएंगी। भाजपा 5 पर नहीं लड़ सकती चुनाव, 4 ही जाएंगी उनकी और 1 इनकी कंफर्म सीट जाएगी। और इस ऐसी स्थिति में या तो फिर कोई दिल्ली से बड़ा नाम कांग्रेस का होगा, या अगर मध्य प्रदेश का है तो वो कमलनाथ जी की सिफारिश पर कोई नाम हो सकता है। कमलनाथ जी का आज का डिनर जो है वो केवल और केवल मेरा अपना अनुमान है, वो राज्यसभा चुनाव को ध्यान में रख करके, विधायकों को विश्वास में लेकर के, क्योंकि कई बार कहा जाता है कि दूध का जला जो है वो छाछ भी फूंक करके पीता है। पिछले दिनों कमलनाथ जी की सरकार जो है ओवर कॉन्फिडेंस में चली गई थी। तो ऐसी स्थिति में चूंकि भाजपा ने भाजपा छोड़ दीजिए, कहीं से एक प्रसंग छोड़ गया कि भाजपा 500 सीटों पर लड़ेगी, तो उनको लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि एंड टाइम पर आकर के कुछ गड़बड़ हो जाए, तो अपने विधायकों को एकजुट रख करके ये राज्यसभा की तैयारी है। जी, अभिनव जी का जवाब लेते हैं। अभिनव जी, ये जैसे कहा भी गया, जो मैंने शर्मा साहब से पूछा उसको और थोड़ा संशोधित करके आपकी सहूलियत के हिसाब से आपकी तरफ लेके आता हूं कि जो ये खबरें आ रही है इस तरह की कि वो शायद हो सकता है कमलनाथ जी राज्यसभा में जाएं, तो क्या पार्टी नहीं तो उन्होंने कहा कि पहले आप राय शुमारी कर लीजिए, आम राय बना लीजिए, उसके बाद तय होगा, या फिर एक सामान्य डिनर है जो अमूमन मैं कम देखता हूं, मैंने उनके बंगले में एमएलएस के लिए डिनर बिना किसी आयोजन के? आपकी टिप्पणी अभिनव जी। पूछने की बात है प्रवीण जी,
पत्रकारों का भी डिनर होता है। कमलनाथ जी 5 साल जब प्रदेश अध्यक्ष रहे, आपने देखा होगा लगातार हर साल आप भी आए हैं प्रवीण जी, और हमने आपका स्वागत किया है हर बार, और सभी पत्रकार लोग भी आए हैं, और शर्मा जी भी जानते हैं ये वाली बात। तो कमलनाथ जी सबका आदर सत्कार करते हैं लगातार, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज भी बता दूं आपको कि ये प्रस्तावित था सारी चीजें, लेकिन अगर हम इसको सोचें कि समय की गर्त में जाके, तो मैंने भी नहीं देखा है, ना आपने देखा है, ना शर्मा जी ने, ना वंदना जी ने, लेकिन ये साफ सुथरे तरीके से एक जो हेल्दी एक कमलनाथ जी बात करते हैं, सबसे मिलने की इच्छा रखते हैं, वो उसके हिसाब से है। और इसमें कहीं भी कुछ नहीं है। सोनिया गांधी जी मैं बता दूं, हो सकता है शायद उनको तो हर स्टेट से ऑफर आए, राजस्थान से भी आए, हिमाचल से भी आए, सब जगह से आए। तो सोनिया गांधी जी जहां से जाना चाहेंगी, ये आलाकमान जो है, ठीक है सर, वक्त बिल्कुल फिसल गया। क्लोजिंग रिमार्क के लिए वंदना जी के पास जरूर जाऊंगा। वंदना जी, एक सीट तो कम से कम छोड़ दीजिए भाई, 5 मान लीजिए छोड़ दीजिए, माने टेक्निकली तो छोड़ना आपको पड़ेगा ही, लेकिन नजर आप लोगों की ऐसे लग रहा है कि उस पर भी है कि 4 आपके पास हैं ही राज्यसभा की, एक और भी नजर तो नहीं है कहीं इनके डिनर पे दिलचस्पी की बजाय। अवश्य है और अवश्य हम उसे फतेह करके रहेंगे, और भारतीय जनता पार्टी के खाते में उस सीट को भी लाकर रहेंगे। और इनकी जो छिंदवाड़ा की जो एक सीट है, उस पर जो इनका छिंदवाड़ा का गढ़ कहा जाता है, उस पर भी इस बार भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएगा और कमल का फूल खिलकर रहेगा। ठीक है, माफ कीजिए, वक्त इतनी चर्चा की इजाजत देता। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये आज दिन भर का जो हैपनिंग है उस पर हमने चर्चा की। अब इस हैपनिंग के भी कई सारे कोण निकलेंगे और फिर तय होगा कि भाई ये जो भी हैपनिंग हुई, इसका हासिल क्या हुआ सभी दलों के लिए। बीजेपी की भी जो तमाम हैपनिंग थी उनका हासिल क्या है, और कांग्रेस की भी जो हैपनिंग हुई उनके हासिल क्या है। तो इंतजार कर लेते हैं तब तक, जब तक इनके जो लक्ष्य समूह हैं उनके जवाब सामने नहीं आ जाते तब तक। आज की चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BS TV।